व्यू 360 में। इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई का असर इसराइल के उन इलाकों में भी फैल गया जहां अरब और यहूदी एक साथ रहते हैं। अमेरिका में गरीब और अक़लियती बिरादरियों तक वैक्सीन पहुंचाने की एक पाकिस्तानी निजात खातून की काविश। मेरा ये ड्रीम था कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है। और रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बनने वाले कहां चले जाते हैं। स्टार्टिंग हुई थी तो माशाल्लाह से इतने सारे चैनल्स थे जहां से काम के लिए ऑफर्स आ रहे थे, फिर स्लोली सारा कुछ ख़त्म होने लगा। इसराइल और हमास के दरमियान 10 मई से जारी खून रेज़ लड़ाई पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज न्यूयॉर्क में हो रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। मशरिक़ वस्ता में सालिसी की कोशिशें तेज़ हो रही हैं, लेकिन 11 रोज़ से जारी लड़ाई में गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 227 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें कम अज़ कम 64 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब हमास के रॉकेट हमलों से एक 6 साला बच्चे समेत कम अज़ कम 12 इसराइली हलाक हो चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से तशद्दुद में कमी पर जोर देने के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा है कि वो इस लड़ाई को तब तक जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं जब तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो जाते। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर अब तक कम अज़ कम 4 मरतबा इसराइली वज़ीर आज़म से बराह रास्त सूरत हाल पर बात कर चुके हैं। अरब शहरी इसराइल की आबादी का तकरीबन 20% हिस्सा हैं, मगर ताज़ा तरीन लड़ाई और इससे पहले मशरिक़ी यरूशलेम में बदअमनी का असर अब उन महलों में भी फैल रहा है जहां इसराइल में अरब और यहूदी एक साथ रहते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं करीबी गली में था जब मैंने इस इंतहाई खौफनाक धमाके की आवाज़ सुनी। मैं फ़ौरन यहाँ आया। मेरी बीवी ने ये कहते हुए फ़ोन किया कि खिड़कियों के ब्लाइंड्स टूट गई हैं और जैसे आप इमारत के ऊपर देख सकते हैं तमाम पर्दे टूट चुके हैं। अभी जब मैं काम पर वापस आने के लिए नीचे आया तो मैंने देखा मेरी गाड़ी भी धमाके की जद में आई है। ये हमारे पीछे मौजूद मंजर इनकी इंसानियत का इनकास है। मकानात को मुनहदम करना जबकि मकीन अभी अंदर हैं। रातों को लोगों का घरों को छोड़ना, बच्चों और बूढ़ों का खौफजदा होना। हम अपनी वालदा के साथ निकले। हम उन्हें उठा नहीं पा रहे थे, लेकिन खौफ ने हमें उन्हें अपने साथ ले जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम अपनी ज़मीनों और कब्ज़े पर कायम रहेंगे। फ़लस्तीन के अवाम फ़लस्तीन में ही रहेंगे। ताहम इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच जारी तशद्दुद लॉर्ड जैसे कस्बों तक भी फैल चुका है। इन कस्बों में जहां 20% इसराइली अरब यहूदी हमसायों के साथ इकट्ठे रहते आए हैं, अब ये हमसाए एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं। मैं यहाँ 12 साल से रिहाइश पजीर हूँ। हम यहाँ अच्छे इलाके में रहते हैं और आमतौर पर यहाँ हालात अच्छे रहते हैं। आमतौर पर वो हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से उन्होंने हमें हलाक करने की कोशिश की है। कल रात उन्होंने हमारे मकानात, हमारे कारोबार और कारें नजर आतिश की। उन्होंने हमारे बच्चों को असले से धमकाया। उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो लॉर्ड में एक बड़ी जंग होगी। 2 दिन के अरसे में लॉर्ड कस्बे में 5 यहूदी इबादत खाने जला दिए गए, जिस पर इसराइल के सदर को इन हमलों को पोग्रम्स कहकर मजम्मत करना पड़ी। ये इस्तिलाह 19वीं सदी में यूरोप में यहूदियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल की गई थी। ये यहूदी लॉर्ड कस्बे की तरफ जा रहा था जब एक हुजूम ने उसकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया। मैं खुशकिस्मत था कि पीछे गाड़ियां नहीं थी, लिहाजा मैं वापस लौट गया। मैं तकरीबन लोगों और गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने मौत को देखा। क्या तुम जानते हो मौत क्या है? लोग मुझ पर पत्थर फेंक रहे थे। करीबी बातियाम में यहूदी शहरियों के एक गिरोह ने एक अरब शख्स को घेरे में ले लिया और उसकी पिटाई की। उसे हस्पताल जाना पड़ा। लॉर्ड कस्बे में जिस्मानी तशद्दुद का सामना करने वाला एक यहूदी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। 3 रात तक जारी रहने वाली झड़पों के बाद इसराइल के वजीर आज़म ने सूरत हाल में मुदाखलत की। कोई भी अमल अरबों के हाथों यहूदियों के कत्ल का जवाब पेश नहीं कर सकता, और कोई भी चीज़ यहूदियों के हाथों अरबों के कत्ल का जवाब पेश नहीं कर सकती। हम इसे कबूल नहीं करेंगे। ये हम नहीं, ये तशद्दुद और वहशीपन हमारी रिवायत नहीं। हम इसराइल के शहरों में हर जगह, तमाम शहरों में गवर्नेंस वापस लाएंगे। लॉर्ड में अरब बाशिंदे बल्दिया के हुकाम से लड़ रहे हैं। वो उन पर मुसल्लह यहूदी इंतहा पसंदों की हिमायत करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। उनके मुताबिक वो इश्तियाल अंगेज़ी के लिए बस के जरिए लॉर्ड कस्बे में लाए गए। मजहबी रहनुमा मुसलमान, मसीही, द्रूज और यहूदी सूरत हाल को पुरअमन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हर एक ने इस लाइन को दोहराया है, तशद्दुद मेरा मजहब नहीं है।
العنف ليس في ديانة. एरिस मैकलर्ड की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई का दायरा कल उस वक्त बढ़ गया जब लबनानी सरजमीन से रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइल ने वहाँ बमबारी की। इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के ग्रुप ने कहा है कि इसराइल और हमास दोनों की एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जंगी जराइम के ज़ुमरे में भी आ सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से जो क्या न्यूयॉर्क में हो रहा है उसके बारे में मज़ीद हम मालूमात लेंगे इस वक्त नीलोफर मुगल से। नीलोफर बज़रिया फ़ोन हमारे साथ हैं। नीलोफर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के इजलास से क्या तवक्को है जो हंगामी तौर पे हो रहा है? जी सारा, बिल्कुल ये जो इजलास है ये मुसलमान मुल्कों की जो नुमाइंदा तंजीम है OIC और अरब लीग की दरख्वास्त पर ये बुलाया गया है। और जनरल असम्बली के जो सदर हैं उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में ये कहा है कि जो आज का हंगामी इजलास है वो फ़लस्तीनी इलाकों की संगीन सूरत हाल पर उसमें तवज्जो दी जाएगी। और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मुल्कों के जो वज़राए ख़ारजा हैं इनमें पाकिस्तान, तुर्की, उर्दन, सूडान, मिस्र और फ़लस्तीनी जो वज़राए ख़ारजा हैं वो आज के इस इजलास में शरीक होंगे। और शुरका जो हैं वो ये तवक्को कर रहे हैं कि जनरल असम्बली में वो सब मिलकर एक आवाज़ होकर इस मामले को हल कराने पर जो है वो जोर देंगे। तवक्को ये की जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस भी इस इजलास से आज खिताब करेंगे। गुज़िश्ता बरस से कोरोना वबा की जो आलमी वबा है इसके आगाज़ के बाद से ये पहला मौका होगा कि जनरल असम्बली के किसी भी आला इजलास में शुरका खुद यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में इकट्ठे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में इजलास भी हुए, इतवार के दिन भी एक इजलास हुआ था जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसका, लेकिन कोई ठोस लाए अमल सामने नहीं आया था। तो जो इजलास अभी तक हुए हैं इनमें क्या कोई पेशरफ हासिल नहीं हुई? जी सारा, इसराइल और फ़लस्तीनियों का जो तनाज़ा है इस हवाले से माजी में हम देख चुके हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कई करारदादें जो हैं वो मंजूर हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं, लेकिन इनके भी कोई खातिर ख्वाह जो नताइज हैं वो हम नहीं देख रहे या सामने नहीं आए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा है कि वो फ़रीक़ैन के दरमियान जो हालिया जारी जो कशीदगी है इसके ख़ात्मे के लिए वो सालसी की जो कोशिशें हैं उसके लिए वो सरगर्म अमल है और दोनों फरीकों से उन्होंने उसने जंगबंदी का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता हफ्ते भी जो तनाज़ा जब ये शुरू हुआ इसके बाद से सिक्योरिटी काउंसिल के कम अज़ कम 3 निजी जो इजलास हैं वो हो चुके हैं। अमेरिका जो इसराइल का इत्तेहादी है उन 5 ममालिक में से एक है जो सलामती काउंसिल में वीटो पावर का इख्तियार रखता है। उसने अब तक अमेरिका ने अब तक सलामती काउंसिल को जंगबंदी की हिमायत में या इस तनाज़े की हिमायत में बयान जारी करने से रोके रखा है। अमेरिकी ओहदेदारों का ये मौक़िफ़ है कि ऐसा किसी भी तरह का बयान जंग के खात्मे के लिए जो बयान है वो सिफारती कोशिशों में मुआविन साबित नहीं हो सकता। जी सारा। ऑल राइट, नीलोफर मुगल हमारे साथ थी। बहुत शुक्रिया नीलोफर इन डिटेल्स का। और इस हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ट्विटर पैगाम में आलमी बरादरी पर भी जोर दिया कि वो फ़लस्तीनी इलाकों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी प्रोग्राम्स को फ़ंड करें। बकौल सेक्रेटरी गुटेरेस, गज़ा में लोग इंतहाई तकलीफ़ में हैं और घरों और अहम अमलाक को भारी नुकसान पहुँचा है। अब आज जो इजलास हो रहा है न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतल्लिक़, उसमें क्या पेशरफ्त हासिल होती है इस बारे में हम खबरें आपके लिए अपडेट करते रहेंगे। आइए उर्दू VOA.com पर वेबसाइट तक रसाई में कोई मुश्किल पेश आए तो लॉग ऑन कीजिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। Facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए हाजिर है। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA। प्रोग्राम में आगे चलकर आपकी मुलाकात होगी एक पाकिस्तानी अमेरिकन खातून से जो अमेरिका में अक़लियतों और निचले तबके की वैक्सीन तक रसाई बढ़ाने में मसरूफ़ हैं और रातों रात वायरल हो जाने वालों की फारी अचानक ख़त्म क्यों हो जाती है, इस पर भी एक दिलचस्प रिपोर्ट शामिल है। लेकिन हम पहले बात करेंगे आलमी वबा की। पाकिस्तान में NCOC के ऐलान करदा मंसूबे के तहत पीर 24 मई से बहुत सी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक बहाल होने वाली हैं। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर खाने की इजाज़त मिल जाएगी, सयाहत का शोबा खुल जाएगा, खुले आसमान तले 150 मेहमानों के साथ शादी की तकरीब की इजाज़त भी होगी, लेकिन मज़ारात, मेले, सिनेमा घर, इंडोर जिम्स और बड़े तफरीही पार्क बंद ही रहेंगे। इसके साथ साथ बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट सर्विस वीकेंड्स पे मुअत्तल रहेगी और तालीमी इदारे जून से बतदरीज खुलना शुरू होंगे। बलूचिस्तान में गिरानी और मिस्री शाह लाहौर में सनती सरगर्मियाँ भी बहाल हो रही हैं। सिंध हुकूमत ने बहरहाल पाबंदियाँ जारी रखने का ही फैसला किया है। अब अगर सूरत हाल देखी जाए तो इस वक्त पॉजिटिविटी रेट एक मरतबा फिर 8% से ज़्यादा हो चुका है। कुछ दिन तक तो कोरोना वायरस के कम केसेस सामने आए, लेकिन एक मरतबा फिर उनकी तादाद बढ़ी है। तो इस मरतबा सरगर्मियाँ अगर मुल्क के बेशतर हिस्सों में बहाल होती हैं तो माजी से नताइज कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे पंजाब कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की रुकन डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार से।
डॉक्टर सोमिया, बहुत शुक्रिया व्यू 360 के लिए वक्त निकालने का। जैसा कि मैंने जिक्र किया, पॉजिटिविटी रेट आज 8% से ज़्यादा है और हम जानते हैं कि कौमी सतह पे जो वैक्सीनेशन है वो अभी तक तकरीबन 1% आबादी की हुई है। तो क्या ये मामूल की तरफ लौटने का एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से सही वक्त है? क्योंकि हम जानते हैं कि माशी तौर पे बहुत से मसाइल हैं जिनका लोग सामना कर रहे हैं और उसकी वजह से ज़रूरत महसूस की जा रही है कि एक्टिविटीज़ खोली जाएँ। तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगी? डॉक्टर सोमिया, मेरे ख्याल में आपका माइक शायद म्यूट हो गया है क्योंकि आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। जी अब आ रही है आवाज़। थैंक यू वेरी मच सारा एंड वॉइस ऑफ अमेरिका। हमेशा आप लोग आलमी वबा पर इतनी इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स करते हैं। जहाँ तक बात है कि दोबारा ओपन अप किया जा रहा है पाकिस्तान को और क्या ये सेफ़ है, तो अगर आप मुझे एज क्लिनिकल एक्सपर्ट पूछेंगी तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि सेहत को सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखना चाहिए और इकोनॉमिक्स बाद में आती है। अगर इकोनॉमिक्स से पूछेंगे तो शायद उनकी ओपिनियन डिफरेंट हो। तो डेफिनेटली जो आपका कंसर्न है वो बहुत वैलिड है और हमने जहाँ देखा कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के दौरान हमारे पास केसेस कम हुए थे, तो आज तकरीबन ईद की छुट्टियों के बाद एक वो दिन है जब केसेस ने 4000 के फिगर को क्रॉस कर लिया है और ये तकरीबन 11 दिन के बाद हुआ है। हमारी पॉजिटिविटी भी 8.2% के ऊपर है और ज़रा सी जल्दबाजी हमें दोबारा केसेस के बढ़ने की तरफ ले जा सकती है। सो जहां हुकूमत ये फैसले करती है कि चीज़ों को खोलना है, वो इसी कॉशन के साथ होता है कि हम अपने SOPs को फॉलो करेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम फॉलो नहीं करते। और फिर पिछले कुछ साल में भी आपने 1.5 साल का जो अरसा हमने गुजारा है कोरोना के साथ, उसमें देखा कि जब रिलैक्सेशन दी गई तब केसेस में इजाफा हुआ। तो इस डर और खौफ के साथ ही खोला जा रहा है। एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट तो मेरी ओपिनियन ये है कि हमें फेज वाइज ही चीज़ों को खोलना चाहिए और इसमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन NCOC का जो फैसला है उसको जाहिर है कि एनालाइज किया जाएगा साथ साथ, और अगर फिगर्स ऊपर जा रहे होंगे या हमारा ग्राफ जो है वो दोबारा उसका अपवर्ड ट्रेंड होगा तो फैसले को रिव्यू भी किया जा सकता है। सेहत, ये जो सयाहत का जो शोबा है, जो टूरिज्म है, इसको खोला जा रहा है और उससे एक चैलेंज जो बड़ा पैदा हो सकता है वो ये है कि जब लोग एक से दूसरे शहर जाएंगे तो फिर वायरस भी उनके साथ एक से दूसरे शहर तक जा सकता है। तो कितना आपकी नज़र में ये परेशान कुन है कि लोगों को एक से दूसरे शहर तक सयाहत की इजाज़त मिल जाएगी? आई थिंक के जो सेहत के जो आपके सियाहती मुकाम जी बिल्कुल, सियाहती मकामात, ये जो आपके टूरिज्म की प्लेसेस होती हैं, वैसे तो ये क्योंकि ओपन एयर होती हैं और इसमें लोगों का इंटरेक्शन उतना क्लोज नहीं होता, बिकॉज ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं होते, तो डिजीज़ की ट्रांसमिशन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है और वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करके जा रहा है तो वो लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। सो आई थिंक कि इसमें भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं और हमारी पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आ जाए तो उस वक्त शायद हम ये रिस्क ले सकते हैं कि हम तमाम ऐसी तफरीहात को अफोर्ड कर सकें और लोगों की इंटरमिंगलिंग और ट्रैवलिंग की रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर सकें। ठीक है। और डॉक्टर साहब ये बताइए, हम वैक्सीनेशन को पूरी दुनिया में ही एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अब कहा जा रहा है, हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बाद। पाकिस्तान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लोगों को दे रहा है, जबकि इस हफ्ते हमने देखा है कि नॉर्वे और डेनमार्क के बाद अब ऑस्ट्रिया ने भी ये वैक्सीन इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तान में क्यों आपके ख्याल में दी जा रही है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन? देखिए, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इज़ अ गुड वैक्सीन। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है और इस वक्त तकरीबन 160 कंट्रीज़ में ये वैक्सीन यूज़ की जा रही है। आपके जहन में जो शकूक व शुबहात हैं इसको लेके कि ये थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और क्लॉटिंग के इंसिडेंट्स इसके साथ रिपोर्टेड है, उनकी मिकदार बहुत ही कम है। और पाकिस्तान में भी 40 साल से कम उम्र लोगों में जिनमें ये इंसिडेंट्स देखा गया क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स का, उनमें ये वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही। सो इसकी कुछ कंडीशंस है कि किस एज ग्रुप में देनी है, आपकी हिस्ट्री ली जाती है। अगर आप में कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है या आपको कभी खून के जमाव या नाली बंद होने का मसला हुआ है तो इन लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है वैक्सीनेशन से पहले। ठीक है। और ये वैक्सीन जी और डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे क्विकली ये जानना चाहूँगी कि चौथी वेव की तरफ पाकिस्तान ना बढ़े, क्या करना होगा उसके लिए?
देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अब दोबारा जो एक फिगर्स को कंट्रोल करने में थोड़ा कामयाब हुए थे उनको दोबारा जंप ना होने दिया जाए, और वो जंप ना होने दिया जाए इसी सिलसिले में पॉसिबल होगा अगर हम स्ट्रिक्टली अपने SOPs को फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें और वीकली रिव्यू के साथ आहिस्ता आहिस्ता फैसले बढ़ें बजाय कि जल्दबाजी में फैसले लें। इकोनॉमी अपनी जगह, लेकिन सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोम इक़्तिदार हमारे साथ हैं, पंजाब कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की रुकन। थैंक यू फॉर योर टाइम। अमेरिका में ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ आ रही है। 37% से ज़्यादा आबादी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन बहुत से लोग मामूल की जानिब लौटने से घबरा भी रहे हैं। ऐसा क्यों है, इस बारे में हम एक रिपोर्ट जल्द आपको व्यू 360 में दिखाएंगे। और जहां दुनिया के कई ममालिक, इस रिपोर्ट का एक मुख्तसर हिस्सा इस वक्त देखते हैं। As for re-entry anxiety, I really do think is real. People have been cooped up for many months, nearly a year. अमेरिका की बात करें तो यहाँ अक़लियतें और निचला तबका वैक्सीन लगवाने से नुमाया तौर पे पीछे हैं। समाशा खान बता रही है कि दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC के करीब आबाद ऐसे ही अफराद को वैक्सीन दिलाने में एक पाकिस्तानी अमरीकी खातून पेश हैं। ये है नायला आलम। पिछले साल नवंबर के इलेक्शंस में रियासत वर्जीनिया के हर्डन टाउन से मुंतखब होने वाली अपने इलाके की पहली मुसलमान काउंसिल वुमन। नायला आजकल अपने इलाके की अक़लियती कम्युनिटीज़ को कोविड-19 की वैक्सीन मुहैया करने के लिए मुतहरिक है। ये वैक्सीन एक्विटी क्लिनिक भी इस कोशिश का ही एक हिस्सा है। मेरा ये ड्रीम था कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या जिनको इंग्लिश नहीं आती है। This equity clinic that our councilwoman Naila Alam, ये इक्विटी क्लिनिक हमारी काउंसिल विमेन नायला आलम की कोशिशों का नतीजा है। हमारा कम्युनिटी सेंटर कोविड की वजह से खाली था और वो कम्युनिटी के उन लोगों की मदद करना चाहती थी जिन्हें बाहर निकलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। और हमारे यहाँ हरिंडन में एक बड़ी मुतनव्वो कम्युनिटी है जिसमें अक्सर का कोई मुआलिज नहीं, तो इसके लिए ये एक बेहतरीन जगह थी और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो इस काम के लिए तमाम लोगों को यकजा करने में कामयाब रहीं। नायला 1995 में पाकिस्तान से अमरीका आई और उन्होंने एक्सप्रेस केयर नामी गैर सरकारी तंजीम कायम की जो हर्डन में पसमानदा कम्युनिटीज़ की फलाह और उन्हें सेहत आमा की सहूलतें मुहैया करने के लिए काम करती है। ये तंजीम अक़लियती कम्युनिटीज़ में अपनी खिदमात के इतराफ़ में अमरीकी हुकूमत की जानिब से होप अवार्ड हासिल कर चुकी है। नायला के मुताबिक अमरीका में पसमानदा और अक़लियती आबादी में कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने की राह में एक बड़ी रुकावट टेक्नोलॉजी तक अदम रसाई भी है। अच्छा, अब ये मसला था कि उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है या जो फेसबुक पे नहीं है। अभी तो आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं फेसबुक पे, लेकिन तो फिर हम करीबी स्टोर है यहाँ पे एच मार्ट, वहाँ गए तो हमने मैनेजर से बात की तो उन्होंने हमें 50 लोगों रेफ़र किए। 50 के पास ईमेल एड्रेस नहीं था, तो फिर हमने अपना ईमेल एड्रेस यूज़ करके जब अपॉइंटमेंट्स लिए तो फिर उनको जाके दोबारा बताया कि किस टाइम पे किस किस के अपॉइंटमेंट्स हैं। सब कुछ ठीक था। आई जस्ट कॉल देम, मैं कॉल किया है, आई शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, आई केम इन, इट्स वेरी क्विक एंड मच ईजी। अक़लियती कम्युनिटीज़ जिनमें गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले तारकीन वतन भी शामिल हैं, उन तक वैक्सीन पहुँचाना अमरीकी हुकूमत के लिए इस वक्त एक चैलेंज है। इन अक़लियती कम्युनिटीज़ के अक्सर अफराद में हिचकिचाहट और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें से अक्सर हमसे यहाँ बात करने के लिए तैयार नहीं। फेयरफैक्स काउंटी हेल्थ डिपार्टमेंट की एलिसन पियर्स कहती हैं तारकीन वतन की शनाख्त के हवाले से सवालात वैक्सीन तक रसाई के रास्ते में हायल नहीं होने चाहिए। यही वजह है कि हम इन काबिल एतमाद कम्युनिटी पार्टनर्स और रहनुमाओं के साथ काम कर रहे हैं जो इन खदशात के बारे में आगाह हैं और इन खदशात को निचली सतह पर ही हल कर सकते हैं ताकि यहाँ इन्हें वैक्सीन दी जा सके। वाना भी इसी खौफ और हिचकिचाहट का शिकार थी। वो अंग्रेज़ी नहीं समझती, लेकिन क्योंकि उनकी कम्युनिटी के दूसरे अफराद भी यहाँ वैक्सीन लगवा चुके हैं तो उन्हें यहाँ आने में तरद्दुद नहीं था। मैंने वैक्सीन अपने ख़ानदान के लोगों को कोविड से महफूज रखने के लिए लगवाई है। नायला आलम और फेयरफैक्स काउंटी के इश्तराक से कायम करदा ये क्लिनिक नायला की कम्युनिटी के लिए खिदमात में से एक है। अगले ही हफ्ते वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए कोविड के दौरान ड्राइविंग लाइसेंसेस का हुसूल आसान बनाने के लिए काम करेंगी।
اور نائلہ عالم کو کاؤنسل وومن کی حیثیت سے کام کرتے ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ سوشل میڈیا کسی کو بھی راتوں رات سٹار بنا دیتا ہے، لیکن پھر پھاری ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ سمن خان ہمیں ملوا رہی ہیں کچھ ایسے افراد سے جن کی ویڈیوز یقیناً آپ نے بھی شیئر کی ہوں گی، لیکن وائرل ہونے والے بیشتر لوگوں کی طرح وہ بھی ایک لمبا کریئر نہیں بنا پائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سٹار بننے کے بعد سٹار بنے رہنا کیوں مشکل ہوتا ہے۔ گالیاں وہ دیں گے لوگ تمہیں جس جس سے منہ موڑو گے، کتنوں کے دل۔ مقدس اور ثانیہ کی آواز میں آج بھی اتنا ہی دم ہے جتنا 2015 میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ان کی ویڈیو میں سنائی دیا تھا۔ جسٹن بیبر کے انگریزی گانے کو 2 جماعتیں پڑھی مقدس اور ثانیہ نے اس خوبصورت انداز میں گایا کہ مین سٹریم میڈیا نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اسٹارٹنگ ہوئی تھی تو ماشاءاللہ سے اتنے سارے چینلز تھے جہاں سے کام کے لیے آفرز آ رہے تھے اور ایگریمنٹس کے لیے آفرز آ رہے تھے، تو اتنا وہ بزی تھا اینڈ ہمارے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ ہم کھانا بھی بڑا جلدی کھاتے تھے، یہ تھا۔ پھر سلولی سارا کچھ ختم ہونے لگا۔ لاہور کے علاقے امامیہ کالونی کے گڑوی محلے میں رہنے والی مقدس اور ثانیہ کے پاس اب بھی نجی تقریبات میں آواز کا جادو جگانے کا کام آ جاتا ہے، لیکن ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کا خواب اب بھی ادھورا ہے۔ اس لیول سے ہم لوگ ہٹ ہوئے تھے، اس سے بہت ڈاؤن ہے۔ یہی سوچا تھا ہم لوگ سنگر بن جائیں گے تو ہم اپنا گھر بہت اچھے طریقے سے بنائیں گے۔ جب ہم لوگ نئے ہٹ ہوئے تھے نا تو ہم نے مما سے باتیں شیئر کرنا سٹارٹ کر دی، مما ہم نا ہماری ونڈو ایسی بنائیں گے، ہمارا گھر ایسے، یہاں سے سیڑھیاں شروع ہوں گی، یہاں سے یہ ہوگا، لیکن ویسا کچھ ہوا نہیں۔ سوشل میڈیا کی بدولت راتوں رات شہرت پانے والوں میں مقدس اور ثانیہ اکیلی نہیں، بلکہ اب تک بہت سے لوگ اس چمکتی دمکتی دنیا کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن جتنی ہی تیزی سے وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنتے ہیں اتنی ہی تیزی سے ان میں سے بیشتر کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ شاہد نذیر کے برطانیہ میں مچھلی بیچنے کے جداگانہ انداز نے انہیں 2012 میں 1 پاؤنڈ فش مین بنا دیا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ انہیں اسی نام سے جانتے ہیں۔ ان کے گانے کو وارنر برادرز نے گلوبل ریلیز دی، پی ٹی سی ایل نے انہیں برانڈ ایمبیسیڈر بنایا، مگر اب وہ صوبہ پنجاب کے شہر پتوکی میں ٹرانسپورٹ کا آبائی کاروبار سنبھال رہے ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری میوزک انڈسٹری ایکٹیو نہیں ہے۔ بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں کام کروں، اگر میں گانا بناتا ہوں، میں اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہوں، تو شوز، ایک آرٹسٹ پیسہ کماتا ہے شوز سے، اگر وہ گانے پہ پیسہ لگاتا ہے اس کو شوز ہی نہیں ملتے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ڈسہارڈ ہوتا ہے۔ ان سٹارز کے مطابق سوشل میڈیا سینسیشن نے انہیں خواب دیکھنے تو سکھا دیے، لیکن پھر راستے میں سب کہیں کھو گئے۔ مگر موسیقار سجاد تافو کہتے ہیں کہ کامیاب کیریئر بنانے کے لیے ایک نہیں کئی بار بلکہ بار بار خود کو منوانا پڑتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ جو بڑے گائک ہیں، جو استاد ہیں صحیح، جن کو صحیح کلاسیکل میوزک آتا ہے، طبلے کے ردم تالے ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں، ہارمونیم کے ساتھ کیسے آواز لگانی ہے، تو پھر جا کے بنتا ہے بندہ سٹار۔ مقدس کی نظر میں ٹیلنٹ تو بہت سے لوگوں میں ہے، بس اسے تراشنے والوں کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے سپورٹ کریں، جو ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے نا، جو آگے نہیں آ سکتے کسی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے یا باڈی لینگویج کی وجہ سے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو پلیز سپورٹ کریں جہاں پہ بھی ہوں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ کالے رنگ دا پراندا میرے سجنا لے آندا نی میں چم چم ہونی میں چم چم رکھ دی پھراں میں پبا پارے نچ دی پھراں۔ آواز میں دم تو یقیناً ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ختم کریں گے آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VO اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے۔ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔